बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग द ब्लू रूम बाय नफीसा रिजवी। इस नावल पे ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोस बनी है। पहली वीडियो में मैंने इसके थीम्स, समरी और कैरेक्टर्स इन डिटेल डिस्कस की थी, सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी वीडियो में इस नावल को हमने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के लेंस से देखा था कि यहाँ पे फेमिनिस्ट थ्योरी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आज की वीडियो में मैं जस्ट टाइटल सिग्निफिकेंस मींस इन डेप्थ देखेंगे कि टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, और कुछ थीम्स वहाँ पे सिर्फ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे थीम्स के, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे थीम्स के और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। बाकी आपने अगर डिटेल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जो पहली वीडियो है, और साथ में सिंबोलिज़म को डिस्कस करेंगे। सिंबोलिज़म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। द टाइटल ऑफ द ब्लू रूम holds significant and reflects the central themes and motives explored throughout the story. Here is an analysis of the significance of the title. पहला पॉइंट है सिंबोलिज्म ऑफ कलर। किस कलर की बात हो रही है? ब्लू। द कलर ब्लू कैरीज सिंबॉलिक मीनिंग इन द नॉवल। इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है पूरे नॉवल में। ब्लू रिप्रेजेंट्स इमेजिनेशन। अब ब्लू क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जितने भी दुनिया में कलर्स हैं ना, चाहे रेड हो, वाइट हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, येलो हो, कोई भी कलर हो, इन सब के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। हर कल्चर में इसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ब्लैक कलर की, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, इसी तरह कुछ और ममालिक में, बांग्लादेश, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर को अच्छा नहीं माना जाता, इसको एविल कलर माना जाता है। लेकिन कुछ ममालिक है जहाँ पे ब्लैक कलर को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। ठीक है, सो सब कुछ अपोजिट हो रहा होता है। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि ब्लैक कलर जो है पूरी दुनिया में इसका जो है लाइक मीनिंग जो है लाइक ईवल रिप्रेजेंट करता है, मींस ईवल कलर है। सो ये गलत होगा। सो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो ब्लू है उसका सिंबॉलिक मीनिंग अगर देखें, सो ब्लू रिप्रेजेंट्स इमेजिनेशन। ब्लू जो है इमेजिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी जिसको हम कहते हैं रूहानियत, उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड ट्रांसेंडेंस, इट इज़ एसोसिएटेड विद कामनेस। ठीक है, कामनेस को भी लाइक रिप्रेजेंट करता है। इंट्रोस्पेक्शन एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनर सेल्फ, मतलब अपने इनर को खोजना, अपने इनर सेल्फ को खोजना, अपने इनर सेल्फ को समझना, ये ब्लू कलर उसको भी रिप्रेजेंट करता है। It is the title Blue Room immediately invokes a sense of intrigue and sets the stage for a narrative that delves into the realm of imagination and introspection. So यहाँ पे क्या हमें बताया जा रहा है, इसमें पॉइंट में ये है कि यहाँ पे जो है ये एक इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह? देखो, जो हमारे पास करेक्टर है ज़ेबुन्निसा, वो पूरे नावल में जो है एक वॉल कौन सी है, किस कलर के दीवार है? ब्लू कलर की दीवार है। सो उससे जो है वो हिस्ट्री पूछती है, मतलब ब्लू वॉल के थ्रू जो है उससे जो है पूरी एजुकेशन मिल रही होती है। दूसरा पॉइंट है सेंटेक्योरी ऑफ इमेजिनेशन। द ब्लू रूम इन द हवेली सर्व्स एज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द टाइटल। इट बिकम्स अ सेनेक्टरी वेयर ज़ेबुन्निसाज इमेजिनेशन फ्लोरिशेस। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात की कि ज़ेबुन्निसा को जो है पूरी एजुकेशन कहाँ से मिलती है? ब्लू वॉल के थ्रू मिलती है, ब्लू जो दीवारें हैं उनके थ्रू मिलती है। इट इज़ अ स्पेस वेयर शी कैन फ्रीली एक्सप्लोर हर थॉट्स। ये देखो उसी जगह की बात हो रही, उसी रूम की बात हो रही कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये अपने पूरे जो थॉट्स है उसको मुकम्मल तौर पे जो है एक्सप्लोर करती है। मींस जो दीवारें हम कहते हैं ना, आपने एक वो मुहावरा सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ नफीसा रिजवी ने प्रूव करके दिखाया है कि दीवारें जो है उसके साथ वो बोलती है। कौन? हमारी जो करेक्टर है ज़ेबुन्निसा। सो यही चीज़ जो है नफीसा रिजवी ने रिप्रेजेंट की है पूरे नावल में कि जो ज़ेबुन्निसा है उसको पूरी एजुकेशन दीवारों के थ्रू मिलती है, और जो थॉट्स हैं किसके? ज़ेबुन्निसा के। वही थॉट्स जो है वो किसको देती है, मतलब किसको लाइक अपने थॉट्स के बारे में बताती है? दीवारों को बताती है। और दीवारें कौन सी कलर की है? ब्लू कलर की है। ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के बारे में बताती है, अपने आइडियाज़ के बारे में बताती है। द टाइटल हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्पेस एज अ कैटलिस्ट फॉर ज़ेबुन्निसाज ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही के थ्रू यही चीज़ जो है लाइक मतलब कहते हैं कि इसी ब्लू रूम के थ्रू जो है इसकी जो है सेल्फ डिस्कवरी भी होती है। ठीक है, ग्रोथ भी इसकी हो रही होती है।
अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह सेल्फ डिस्कवरी या ग्रोथ की बात हो रही है। देखो, अगर आपने वो एक करेक्टर है मौलवी जलाल ने एक बच्चे का रेप किया था, अपनी माँ का कत्ल किया था, तो ये चीज़ किसी को भी नहीं पता था, लेकिन ज़ेबुनिसा को पता चल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? क्योंकि ज़ेबुनिसा को तालीम किधर से मिल रही होती है? दीवारों के थ्रू। दीवारों को सब कुछ पता है, ठीक है। दीवारें जो हैं ज़ेबुनिसा को बताते हैं कि इस तरह एक करेक्टर है, एक शख्स है जिसका नाम है मौलवी जलाल, वो आपके घर आएंगे और वो जो है कातिल है, अपनी माँ का कातिल है, एक बच्चे का रेप किया है। सो दैट इज़ व्हाट शी इज़ ग्रोइंग। कौन? ज़ेबुनिसा। मीन्स उसकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। फिर हमारे पास है एस्केप फ्रॉम रियलिटी। द ब्लू रूम रिप्रेजेंट्स एन एस्केप फ्रॉम द कन्फाइननेस ऑफ द हवेली एंड द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशन एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे लाइक ट्रेडिशन और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की भी बात हो रही है। मीन्स जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, या जो दादी ने कहते हैं कि हमारी ट्रेडिशन है कि कोई भी लव मैरिज नहीं करेगा, ठीक है। इट ऑफर्स अ रिफ्यूज वेयर ज़ेबुनिसा कैन फ्रीली एक्सप्रेस हर सेल्फ अवे फ्रॉम द वॉचफुल आइज़ ऑफ अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे ज़ेबुनिसा को रोका जाता है कि आपने किसी के सामने मतलब अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल को सिर्फ हक है कि वो बोले। तो ज़ेबुनिसा क्या करती है? अपने सारे थॉट्स, अपने सारे आइडियाज़, अपनी सारी जो ड्रीम्स है वो किसको देती है, मतलब किसको बताती है? अपने जो दीवारें हैं, ब्लू रूम्स है, उनको सारी चीज़ें बताती हैं। The title signifies the transformative power of the Blue Room as a place of solace and liberation from the constraints of her everyday life. Metaphor for personal growth, ये फोर्थ पॉइंट है। The Blue Room can be seen as a metaphor for Zebunisa's personal growth। ये भी उसी थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, सॉरी थर्ड नहीं, ये सेकंड पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से रिलेटेड है कि एज आई सेड कि इसकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही थी, इसकी ग्रोथ हो रही होती है उस वॉल के थ्रू। क्यों? क्योंकि उस वॉल के थ्रू से बहुत कुछ पता चल रहा होता है। वो वॉल जो है उसे सब कुछ बता रहा होता है। जैसे वो वॉल ये भी बताते हैं कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सादत अली ख़ान। उसने क्या किया है? एक नौकरानी है जो उसके घर में काम करती थी, उसका रेप किया है। और सादत अली ख़ान जो है वो बचने के लिए, उसका जो भाई है वो उसे दूसरे गाँव बेचता है। क्यों? ताकि पुलिस उसे ना पकड़े, गवर्नमेंट उसे ना पकड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ़ और सिर्फ किसको पता होते हैं? ज़ेबुन्निसा को। और वो किसके थ्रू? दीवारों के थ्रू। सो आई होप आपको फोर्थ पॉइंट की समझ आई। फिर कहते हैं फ्रेंडशिप एंड कनेक्शन। अब फ्रेंडशिप किसके साथ हो रही है? ऑब्वियसली फ्रेंडशिप जो है ज़ेबुन्निसा और किसकी हो रही है? ये ब्लू रूम की। इन दोनों की जो है एक कनेक्शन है, एक फ्रेंडशिप है। ये एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने ड्रीम्स को शेयर करते हैं। जैसे एक फ्रेंड्स होते हैं ना, अपने आइडियाज़ अपने दूसरे दोस्त के साथ शेयर करते हैं। इसी तरह यहाँ पे ज़ेबुन्निसा को तो कोई ना मेल मिलता है ना फीमेल मिलती है कि जिस पे वो ट्रस्ट कर सके। तो वो किसको जो है लाइक किसके साथ अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, फ्रेंडशिप या कनेक्शन, ये सब कुछ किसके साथ रखती हैं? और द वन एंड ओनली दैट इज़ द ब्लू वॉल। अब अगर करेक्टर्स की बात करें, बाकी करेक्टर्स, जो सारे करेक्टर्स हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, दैट इज़ ज़ेबुन्निसा जो कि स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इसके पास मैजिकल पावर्स होते हैं जिसको हम मैजिकल रियलिज़म भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि जब इसे टच करती है, मतलब एक करेक्टर है जिसका नाम है आदिल, जब आदिल इसे टच करता है किसको? ज़ेबुन्निसा को। तो मीन्स उसे जो ज़ेबुन्निसा है उसको हैरास करने की कोशिश करता है। कौन? इसका जो मैटरनल अंकल है आदिल। अब ये अपनी आंखें दिखाती हैं उस वक्त किसको? आदिल को। और आदिल जो है उसी जगह पे बेहोश हो जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है। बाकी आपने अगर इसके और डिस्क्रिप्शन चाहनी है, मतलब देखनी है या पढ़ना है कि ज़ेबुन्निसा है कौन, तो वो आप पिछली वीडियो देख लीजिए जो मैंने डिस्कस की, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर करेक्टर है ज़ैनब। ज़ैनब भी एक ऐसा करेक्टर है जो कि एक लौती करेक्टर है। मीन्स एक ऐसा करेक्टर जिसके मीन्स अपने पेरेंट्स की वाहिद जो है एक बेटी है। और इसकी शादी एक ऐसे करेक्टर से होती है जिसका नाम होता है बकर मिर्ज़ा, शाह बकर मिर्ज़ा। ये एक ऐसा करेक्टर है जो इस पर जुल्म भी करता है, ठीक है। और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम है अयाज़, AYAZ। ये जो करेक्टर है शाह बकर मिर्ज़ा, ये ज़ैनब पे भी जुल्म करता है। फिर आखिर में ज़ैनब जो है तंग आके इसे डिवोर्स लेती है। और इस तरह ये जो इसका बेटा है अयाज़, ज़ैनब का बेटा, उस पे भी जुल्म करता है। कौन? शाह बकर मिर्ज़ा।
बाकी आपने अगर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और देखनी है तो वो पिछली वीडियो देख ले। फिर हमारे पास है मौलवी जलाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, आप कह सकते हैं किस्म के एंटागोनिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा करेक्टर है जो बदला लेना चाहता है किससे? ज़ेबुन्निसा से। ज़ेबुन्निसा के पीछे पड़ जाता है। उसकी मेन वजह है कि जैसे मैंने बताया ज़ेबुन्निसा को बहुत कुछ पता चल जाता है ब्लू वॉल्स के थ्रू। तो ब्लू वॉल्स उसे ये भी बताते हैं कि जो मौलवी जलाल है उसने एक अपनी माँ का कत्ल किया, एक बच्चे का रेप किया है और वो आपके घर छुपने आया है, सो आपने उसे पनाह नहीं देनी। अब ज़ेबुन्निसा ये सारी स्टोरी जो है अपने फ़ादर को सुनाती है। अब इसके जो फ़ादर है वो नहीं मानते। फ़ादर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मौलवी जलाल बहुत अच्छे बंदे हैं। लेकिन बाद में जो है इसके फ़ादर यानी ज़ेबुन्निसा के जो फ़ादर हैं वो मौलवी जलाल को अपने घर से निकाल लेते हैं। लेकिन जो मौलवी जलाल की फ़ैमिली है वो उसे अपने घर रखते हैं, ठीक है। लेकिन मौलवी जलाल को घर से निकाल लेते और मौलवी जलाल तब फैसला कर लेता है कि मैं ज़ेबुन्निसा को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो, और मैंने ज़ेबुन्निसा को कत्ल करना है। और ज़ेबुन्निसा को लास्ट में ये कत्ल करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे एक करैक्टर पहुँचता है जिसका नाम है मुर्तज़ा। मुर्तज़ा कौन है? मुर्तज़ा जो है ज़ेबुन्निसा के हस्बैंड है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन मुर्तज़ा जो है अपनी बीवी यानी ज़ेबुन्निसा को बचा लेता है। और इस तरह ये करैक्टर जो है, कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, बाकी आप लोग दूसरी वीडियो देख लें। मुर्तज़ा की अभी मैंने बात की कि ये जो है ज़ेबुन्निसा के लाइक हस्बैंड है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है और इसके ये जो है ओल्डर है ज़ेबुन्निसा के। अच्छा, इन दोनों की शादी कैसे होती है? ज़ेबुन्निसा को जो अपने पेरेंट्स बताते हैं किस तरह एक रिश्ता आया है जिसका नाम जो लड़के का नाम है मुर्तज़ा। तो हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल से नहीं पूछा जाता कि भाई आपको ये रिश्ता पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन उसे ये सिर्फ बताया जाता है कि आपके लिए रिश्ता आया है और वो लड़का है मुर्तज़ा और आपने उससे शादी करनी है। अब ये मुर्तज़ा जो है ओल्डर भी है, ठीक है, मींस एज में बड़े हैं किससे? ज़ेबुन्निसा से। और वो अलग बात है कि ज़ेबुन्निसा जो है अपनी जो एज है वो कुर्बान कर रही होती है किस पे? सिर्फ ये सीखने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, वो जो वीडियो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वो देख ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसकी मेन वजह ये, एक तो पेपर में उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपने नावल को एनालाइज़ करना है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, और उसमें मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं कि आप किस तरह इस नावल को जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से एनालाइज़ कर सकते हैं। उसमें ये सारे कैरेक्टर्स मैंने डिस्कस किए। अब थीम्स की अगर बात करें, थीम्स वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए, लेकिन वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन यानी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक्सप्लेनेशन से मुराद ये कि सिर्फ मैंने अगर बात की इमेजिनेशन और एस्केपिज़म की, मैंने ये नहीं बताया कि आप कैसे इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे इमेजिनेशन या एस्केपिज़म जो है थीम बनता है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा कि कैसे। दिस थीम एक्सप्लोर्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड द डिज़ायर फॉर escape फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ रियलिटी। अब यहाँ पे किसकी रियलिटी, किसकी एस्केपिज़म की बात हो रही है? ज़ेबुन्निसा जो है लिमिटेड है हवेली तक, मतलब हवेली से बाहर नहीं जा सकती। तो सारी चीज़ें जो हैं इमेजिनेशन के थ्रू चल रही है। मतलब इमेजिनेशन से मुराद ये है कि अब दीवारें हैं, दीवारें तो बात नहीं कर सकते, तो ये इमेजिन किया जाता है, ठीक है। और ये जो ज़ेबुन्निसा है वो भी ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रही होती है कि कब मैं ये दीवारों यानी है हवेली से बाहर जाऊंगी। और उनको जो इवन जो है तालीम जो है वो कहाँ से मिल रही है? दीवारों के थ्रू मिल रही है। द ब्लू रूम इन द हवेली सर्व्स एज अ sanctuary where Zebunissa's imagination flourishes and friendships are nurtured. It symbolizes the transformative potential of imagination and the ability to create one's own world. तो इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप लाइक इमेजिनेशन है तो इट मीन्स यू हैव अनदर वर्ल्ड, आपने एक अलग सी दुनिया बनाई होती है। इस तरह अगर एस्केपिज़म की बात करें तो एस्केपिज़म में भी आप जब आप फ़रार होते हैं, मीन्स सपोज़ आप अपने घर को छोड़ते हैं, तो आप अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। सेम टू सेम ज़ेबुन्निसा के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि ज़ेबुन्निसा अगर वहाँ से फ़रार भी होती, मतलब वहाँ उस हवेली से बाहर आती, तो वो अपनी एक नई अलग सी दुनिया बनाती। अच्छा, आप अगर देख ले तो इसको जो है टच मिल रहा है किसके साथ? फेमिनिस्ट से, कि एक फ़ीमेल जो है वो इंडिपेंडेंट रह सकती है अगर वो बाहर आ जाए तो। अब रह सकती है नहीं रह सकती ये आपको एक फ़ीमेल ही बेहतर बता सकती है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इज़ अ रिकरिंग थीम इन द नॉवल। द हवेली रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड द कंस्ट्रेंट्स दे इम्पोज ऑन द कैरेक्टर्स। अब ये जो यहाँ पे अगर ट्रेडिशन की बात करें, जो हवेली है, मतलब हवेली में क्या है कि भाई ये कहा जाता है कि आपने तालीम हासिल नहीं करनी, मतलब फ़ीमेल को ये कहा जाता है। जैसे वहाँ पे हमारे पास करेक्टर हैं, क्या नाम है, एक तो ज़ेबुन्निसा है, उसकी बहन ज़ेबा बाजी, उनको ये कहा जाता है कि भाई आप लोगों ने तालीम बाहर से हासिल नहीं करनी, आपको जो भी तालीम हासिल करनी है घर से हासिल करनी। लेकिन लड़कों को ये कहा जाता है कि आपने तालीम बाहर से हासिल कर सकते हैं, मीन्स यू कैन गेट एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड, बट द फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन फ्रॉम
outside, means they are limited to their home, to their haveli. So the same, they wanted to get education but they are not allowed, they were not permitted to get education outside. अब अगर बात करें ये तो हो गई ट्रेडिशन की, ट्रेडिशन से मुराद यहाँ हवेली की बात हो रही। अगर मॉडर्निटी की बात करें तो यहाँ पे आगे से इन्होंने क्या लिखा है, ज़ेबनिसास क्वेश्चनिंग ऑफ दिस ट्रेडिशंस एंड आवर डिज़ायर फॉर पर्सनल फ्रीडम हाईलाइट द बिग क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड द एस्पायरेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ऑब्वियसली जब आप अपने आप को बाहर निकालते हैं, मीन जैसे फ़ीमेल है, यहाँ पे उस ज़ेबनिसा की बात हो रही, वो एक किस्म की आज़ादी भी चाहती है। आज़ादी से मुराद अगर वो आज़ाद होती है तो ऑब्वियसली वो एक मॉडर्निस्ट बनेगी, मींस एक मॉडर्न वर्ल्ड में जो है अपना नाम बना लेगी, एक मॉडर्न वर्ल्ड में कदम रखेगी, और वो मॉडर्न वर्ल्ड जो है लाइक उसे स्पॉइल भी कर सकते हैं और उसे वो अपनी लाइफ बना भी सकती है। तीसरा थीम है फीमेल एम्पावरमेंट। ब्लू रूम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट, चैलेंजिंग जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस थ्रू कैरेक्टर्स लाइक ज़ेबनिसा एंड ज़ैनब। द नॉवल प्रमोट्स द आइडिया दैट वुमेन कैन डिफाई सोसाइटल नॉर्म्स, परस्यू देयर ड्रीम्स एंड असर्ट देयर एजेंसी। अच्छा, यहाँ पे वही फीमेल की बात हो रही है। अगेन आप कह सकते हैं कि एक किस्म का फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है कि फ़ीमेल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मतलब फ़ीमेल के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो जो का चाहे वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दो कैरेक्टर्स मेंशन है, एक ज़ैनब है, ज़ैनब का डिवोर्स होता है, डिवोर्स कौन देता है, शाह बकर मिर्ज़ा जो है उसे डिवोर्स देता है। एज आई सेड कि वो उसे मारता भी है, ज़ैनब को मारता भी है, उसके बेटे को भी मारता है। बेटे का नाम क्या है, अयाज़। इसी तरह ज़ेबनिसा है, उसकी शादी किससे होती है, मुर्तज़ा से। और ज़ेबनिसा के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ज़ेबनिसा आखिर में क्या करती है, ज़ेबनिसा आखिर में ये भी करती है कि जो अपने घर के जितने भी फ़ीमेल हैं उन सबको कहती है कि अब आप तालीम जो है बाहर से हासिल कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि फ़ीमेल एम्पावरमेंट से मुराद कि वो बाहर से तालीम हासिल कर सके, मॉडर्न बने, मींस दुनिया देखे, ज़रूरी नहीं कि वो हवेली तक यानी चार दीवारी तक महदूद रहे। फिर हमारे पास है फ्रेंडशिप एंड कनेक्शन। ये पॉइंट जो है ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया है। यहाँ पे फ्रेंडशिप और कनेक्शन किसकी बात हो रही है, ज़ेबनिसा की फ्रेंडशिप और कनेक्शन किसके साथ, ब्लू वॉल्स यानी ब्लू दीवारों के साथ। ठीक है, ब्लू रूम के साथ। वो जो ब्लू वॉल्स है वो उसे सब कुछ बता रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास करेक्टर है ज़ेबनिसा, वो सारी बातें जो हैं उसे बता रहे होते हैं, मतलब दीवारों को बता रही होती है। Social hierarchy and feudalism. The theme of social hierarchy and feudalism is exposed. अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो इसमें भी हमारे पास एक करेक्टर है। एक तो ये जो हवेली के लोग हैं, मींस ज़ेबनिसा की जो फैमिली है, ये भी फ्यूडलिस्ट फैमिली है, मींस एक अमीर तबके वाले लोग हैं, अमीर जो हम कह सकते हैं एलिट क्लास है। ठीक है। और एक और करेक्टर है जिसमें शाह बकर मिर्ज़ा है, वो भी एक एलिट क्लास का बंदा है। इसी तरह वो ज़ैनब पे भी जुल्म करता रहता है, उसके बेटे यानी अयाज़ पे जुल्म करता है। आखिर में ज़ैनब तंग आ जाती है और इससे डिवोर्स लेती है। तो सोशल हायरार्की एंड फ्यूडलिज्म से मुराद यही चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद है सेल्फ डिस्कवरी एंड आइडेंटिटी। द थीम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी आइडेंटिटी इज सेंट्रल और टू ज़ेबनिसा। ये अगेन ज़ेबनिसा की बात होगी। क्यों? क्योंकि ज़ेबनिसा जो है वो वाहिद ऐसा करेक्टर है जो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती, अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करना चाहती है। उससे मुराद ये है कि जैसे वो दीवारों से बात करती है, दीवारों से तालीम हासिल करती है ताकि उसे कुछ सीखने को मिले। अगर वो उसे कुछ सीखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई स्टेप उठाएगी, मींस वो रेबेल बन सकती है। ठीक है। तो ये आपके मुल्क में भी कुछ ऐसे हालात हैं, आपको बेहतर से बेहतर तालीम नहीं दी जाती। अगर आपको बेहतर से बेहतर तालीम दी जाए तो आप कुछ भी कर लेंगे। दैट इज़ जस्ट अ पॉइंट। सिम्बॉलिज्म, सबसे पहला सिंबल है वो है द ब्लू रूम। ब्लू रूम किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है? एक तो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, इमेजिनेशन को सिंबलाइज़ करता है। यहाँ पे भी वही चीज़ें मेंशन है, क्रिएटिविटी को एंड स्पेस ऑफ फ्रीडम को। सो ये सारी चीज़ें किसको सिंबलाइज़ करती हैं? ब्लू रूम जो है इन चीज़ों को सिंबलाइज़ करती है। द रूम बिकम्स अ सेंक्चुरी वेयर ज़ेबनिसा's इमेजिनेशन थ्रिव्स, हर फ्रेंडशिप्स फ्लरिश एंड शी इज़ एबल टू एस्केप द कंस्ट्रेंट्स ऑफ रियलिटी। ठीक है। और ये जो ब्लू रूम है ये मतलब ज़ेबनिसा जो है इन चीज़ों से यानी इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी या फ्रीडम, ये सारी चीज़ों से मतलब अपने आप को फ्री करना चाहती है, फ्रीडम हासिल करना चाहती है ताकि उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले जो वहाँ पे वो कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट से मुराद उस चार दीवारी में जो है वो महदूद है। द हवेली, द हवेली इट्सेल्फ इज अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, सोशल हायरार्की एंड द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय द फ्यूडलिस्ट सिस्टम। हवेली से मुराद यहाँ पे क्या है? देखो, एक सोसाइटल हायरार्की है, एक तो सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की से मुराद लाइक हम कह सकते हैं कि जो
मेल है वो अपने आप को डोमिनेंट समझता है, मींस वो ये कहता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ। और जो फ्यूडलिस्ट सिस्टम उन्होंने अपनाया होता है, मतलब जो फीमेल है घर की उनको जो है हवेली तक महदूद रखा होता है, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। सो ये पूरे नावल में भी यही होता है। जैसे ज़ेबुन्निसा है, उसकी जो सिस्टर है क्या नाम है, ज़ैनब नहीं, ज़ेबा बाजी। ज़ेबा बाजी, इन सारे करेक्टर्स को, उसके साथ दूसरे फीमेल करेक्टर्स हैं, इन सब को जो है चार दीवारी तक महदूद रखा होता है, इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। फिर हमारे पास है बर्ड्स आर यूज सिंबल ऑफ फ्रीडम। ऑब्वियसली बर्ड क्या है, आप क्या देखते हैं, जब ऊपर वो उड़ रही होती है, सो ऑब्वियसली इट मीन्स दे आर फ्री, सो इट सिम्बलाइजेज द फ्रीडम। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। द रिवर दैट फ्लोज नियर द हवेली सिम्बलाइज चेंज। इसी तरह रिवर है वो कभी अप एंड कभी डाउन, ठीक है। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, चेंज को, रिन्यूअल को। एंड द फ्लोइंग ऑफ टाइम, वक्त मतलब गुजर रहा होता है, तो रिवर भी जो है वो चल रहा है। इसी तरह जो रिवर है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, लाइक फ्लोइंग ऑफ टाइम, वक्त का बहना, वक्त का चलना, पैसेज ऑफ टाइम। It represents the outside world different from the enclosed environment of the Haveli. The river serves as a reminder of the broader. The quill that Zebonissa finds in the blue room symbolizes creativity, self-expression and the power of storytelling. अब quill जो है वो किस चीज़ को symbolize करता है, creativity को, self-expression को और power of storytelling को. It becomes a tool for her to record her thoughts, dreams and observations. और ये एक ऐसा टूल इसके लिए बन जाता है जिसमें ये अपने आप को, यानी इसकी जो चीज़ें वो रिकॉर्ड कर सके, अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने चीज़ों को जो है ऑब्जर्व कर सके। सो द क्विल रिप्रेजेंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द एबिलिटी टू शेयर वन्स वॉइस विद अदर्स। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें ये नावल ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, लेकिन यहाँ पे सिंबलिज्म की बात होगी कि सिंबलिज्म को किस तरह फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। जैसे उसमें आता है ब्लू रूम, जैसे यहाँ पे इन्होंने पहला पॉइंट भी लिखा है ब्लू रूम। द ब्लू रूम इज़ अ सिंबल ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्रीडम, कैन बी सीन एज अ फेमिनिस्ट सिंबल। इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेस वेयर ज़ेबोनिसा's क्रिएटिविटी एंड कैन फ्लोरिश। फ्रॉम आर फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव द ब्लू रूम, यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ से देखते हैं। फ्रॉम आर फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव द ब्लू रूम कैन बी सीन एज अ मेटाफर फॉर वुमेन्स इनर वर्ल्ड्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग एंड वेलिडेटिंग देयर थॉट्स, ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस। तो ब्लू रूम जो है वो अगर देखें तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है वो अपने इनर वर्ल्ड को खोजे, मतलब अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे, अपने इनर वर्ल्ड को समझे, अपने इनर वर्ल्ड को जो है अहमियत दे, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने ड्रीम्स, अपने एस्पायरेशंस, ये सब चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इट साइज द नीड फॉर वुमेन टू हैव स्पेसेस वेयर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली एंड एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटीज़ बियॉन्ड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। कि फ़ीमेल है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो नॉर्म्स है, सॉरी जो लाइक जो पॉइंट्स है, जो एक्सप्रेशंस है, उसको एक्सप्रेस कर सके। फिर हमारे पास है द हवेली। द हवेली, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अ फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव। द हवेली सिम्बलाइजेज द नीड टू चेंज एंड सबवर्ट दीज स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। अच्छा, यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की क्यों बात हो रही है, मैंने बहुत सी जगहों पे आपको बता दिए। देखो, एक तो वहाँ पे जैसे फ़ीमेल को जो है बाहर नहीं जाने देते कि तालीम हासिल कर सके, तो इट मीन्स इट इज़ जेंडर इनइक्वलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है जेंडर इक्वलिटी की, कि जेंडर इक्वलिटी इस तरह हो कि जो फीमेल हैं और जो मेल है दोनों को ये इजाज़त हो कि भाई वो बाहर से तालीम हासिल कर सकते हैं, सिर्फ मेल को जो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, इट मीन्स दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट मेल एज वेल एज फीमेल, के इंडिविजुअल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, जो बंदा जो करना चाहे वो उसे करना चाहिए, कोई उस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बर्ड्स, द सिम्बल्स ऑफ, यहाँ पे हम इसको देखते हैं फ्रॉम द फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव। सो ओके, ये अ फेमिनिस्ट लेंस रिप्रेजेंटिंग वुमेन्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। बर्ड्स किस चीज़ को, बर्ड्स भी ये चीज़ सिम्बलाइज़ करते हैं कि जो फेमिनिस्ट है या जो फीमेल है वो जो है फ्री रहे, मतलब उसे एक किस्म की फ्रीडम मिले, ताकि वो एक किस्म की ऑटोनॉमी, ख़ुद मुख्तारी उसे मिले। सच एज बर्ड्स लॉन्ग टू सोर फ्रीली इन द स्काई, वुमेन एस्पायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म्स, यानी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उससे जो है वो आज़ाद हो, और वो अपने जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो मुकम्मल तौर पे जो है उसको हासिल करने की, यानी उसे एक्सप्रेस करने की, उसको जो है उसको जो है लाइक खोजने की कोशिश करे। द क्विल रिप्रेजेंटिंग क्रिएटिविटी एंड सेलिब्रेशन कैन बी व्यूड फ्रॉम वन परस्पेक्टिव, सिंबल ऑफ वुमेन्स वॉइसेस एंड एजेंसी। क्विल किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? अच्छा, ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें
तो जो फीमेल की वॉइस है यानी उसके जो फीलिंग्स है उसकी बात हो रही है कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी दैट ओपन साइलेंसेस वुमेन्स वॉइसेस एंड लिमिट्स देयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी उसमें क्या होता है, वो ऑब्वियसली फ़ीमेल को जो है इजाज़त नहीं होती कि वो अपने इनर थॉट्स या इनर सेल्फ को जो है एक्सप्रेस कर सके, यानी उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती। कहाँ पे? जब पेट्रियार्कल सोसाइटी हो। इट encourages women to reclaim their voices, share their experiences and contribute to the discourse surrounding gender equality and women's right। ठीक है, सो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करते हैं हाउ इट हैपेंड को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव किस तरह जो है लाइक फेमिनिज़म या फेमिनिस्ट थ्योरी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हाउ इट हैपेंड पे। सो पिछली वीडियो में मैंने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी, लाइक एक शॉर्ट स्टोरी है द गेट कीपर्स वाइफ, उसको भी मैंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है। सो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड द ब्लू रूम नावल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सअप पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।